बच्चा पार्टी न्यूक्लियस पे लेक्चर नंबर 06। इजी लेक्चर है, लेकिन ये जो डिस्कशंस होती है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बच्चे इसको अच्छे से इमेजिन नहीं करते ना, इसलिए फंस जाते हैं। उनको फिर सारा जो लिटरेचर लिखा हुआ एक जैसा लगता है, आपको हर एक पॉइंट एक जैसा लगता है। पहला रट्टा तो दूसरा भूल गए, दूसरा रट्टा तो पहला भूल गए, ऐसा होता है बच्चों को। लेकिन इसको बहुत ईजी तरीके से समझना होता है, और समझ में आया तो आप लिखते लिखते जाओगे। देखो डिस्कशन में है बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। ये जो रिड्यूस सिलेबस आया इस बार कोविड की वजह से, तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। शायद आज के लेक्चर में पूरा नहीं हो पाए तो एक लेक्चर और लगेगा, फिर खत्म। ठीक है, अब न्यूक्लियर एनर्जी पे डिस्कशन करें अपन। उसके लिए पिछले लेक्चर में जो ग्राफ आया था उन्हें, जिसमें अपन ने बहुत मस्ती की थी पूरा, वो उसका पैटर्न क्या था ग्राफ ड्रॉ करने का? 4x9 क्या था पैटर्न? हाँ, उस ग्राफ पर से पूरा हम फिर से वो सारे पॉइंट्स को डिलीवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर बनता है अपना 18। टाइटल क्या बनता है? न्यूक्लियर एनर्जी बाय द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट एटॉमिक मास। इसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब समझते हो? हाँ, जैसे कोई न्यूक्लियस है, ये रहा, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है। छोड़ ड्राइंग, ऐसे ही समझ। कोई न्यूक्लियस है, उसमें बहुत सारा, सपोज 10 पार्टिकल है, वो सब 10 का 10 एकदम यूं टाइट चिपक के रहता है ना। न्यूक्लियस इज अ स्ट्रॉन्ग हाई डेंस मैटर। वाटर से 10⁻14 टाइम ज़्यादा डेंसिटी उसका। वाटर का डेंसिटी 10⁻3 होता है, न्यूक्लियस का डेंसिटी 10⁻17 होता है। तो 10⁻14 टाइम्स ज़्यादा डेंसिटी है न्यूक्लियस का। तो कितना क्लोज टाइटली चिपक के रहते होंगे सब। अब वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय करना है और हर एक पार्टिकल को वहाँ से उखाड़ना है। दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन पूरा न्यूक्लियस नहीं उखाड़ना है अपने को, रहने दो, क्या तकलीफ दे रहा है। सिर्फ उसमें से एक पार्टिकल को उखाड़ना है। किसी एक प्रोटॉन को उखाड़ लो या न्यूट्रॉन को उखाड़ लो, तो सिर्फ एक पार्टिकल को उखाड़ने के लिए एनर्जी होती है, उसको ये बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो नाम और फील दोनों साथ में आना चाहिए। मैं जब भी बोलूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो समझना ये पूरा गुच्छा है, उसमें से सिर्फ एक ही निकालना है, उसकी बात कर रहे हैं सर। इसे समझना है अपने को, तो लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्लियर? वो वाला ग्राफ याद करते हैं। ग्राफ का पैटर्न आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। 4x9 का पैटर्न है, मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो बड़ा सा, उसमें 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो और 9 वर्टिकल लाइंस बना दो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, 1 2 3 एंड 4 हो गया। फिर 9 लाइंस वर्टिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गई 9। ऐसे जजमेंट गलत नहीं होता मेरा, हर बार आ जाता है 9। हो गया इस बार। ये वाला जो एक्सिस है ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला एक्सिस है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को रिप्रेजेंट करता है। और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यूज है इनकी। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ये, एक न्यूक्लियन को उखाड़ने का एनर्जी, समझो। और ये है 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 8 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक मास है 25 50 100 150 200 250। इतना फास्ट इसको ले रहा हूँ, पहले पढ़ चुके, ये बहुत अच्छे से आराम से डिटेल में, इसलिए जा रहा हूँ फटाफट। अब ये ग्राफ, हाँ हो गया। यहाँ पे जो थर्ड ब्लॉक में ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, 1 2 थर्ड ब्लॉक में जो होता है ना Fe, हाँ Fe हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, Fe 56। उससे जस्ट पहले क्या लेते हैं? सल्फर 32। और लास्ट में अपने को इधर क्या लेना है? यूरेनियम 238। ठीक है, बस ये ऊपर ऊपर से याद होना चाहिए। बाकी यहाँ पे 1H2 1H3 वो सब पढ़ा हुआ है आगे अपन ने। अब ग्राफ को देख के सिर्फ बातें करनी है अपने को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ग्राफ में। क्या बातें करनी है देखो, रुको, यहाँ से ग्राफ थोड़ा टूट गया है। अब समझो यहाँ पे आपका 25 है, तो इससे थोड़ा आगे लगभग यहाँ पे अपना 30 होगा,
है ना। यहाँ पे 150 है तो थोड़ा आगे यहाँ पे क्या होगा 170 होगा। ये 30 से लेके 170 के बीच आप देखो ग्राफ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ग्राफ ज़्यादा कर्व या उतार चढ़ाव या स्लोप नहीं है ग्राफ में, ऑलमोस्ट इट इज कांस्टेंट, बोल सकते हैं ना अपन। हाँ, तो जिनका एटॉमिक मास 30 से 170 के बीच है उनके लिए इसका ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो लिखो अपना ऑब्जर्वेशन जो ग्राफ में दिख रहा है। न्यूक्लियस विच आर हैविंग एटॉमिक मास बिटवीन 30 एंड 170, EBN against A graph is almost constant, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अच्छा, इन सबका बाइंडिंग एनर्जी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है लगभग। देख सबका है ना 8 और 10 के बीच में ही आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 8.5 पकड़ के चलो, 8 ले ले, सबका 8 के आसपास है। तो देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप्रोक्सीमेट 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऑलमोस्ट वर्ड लगाना जरूरी है क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है सारी वैल्यू, लेकिन सब बहुत पास पास है। कोई 8.6 है, कोई थोड़ा डाउन है तो 8.4 है, कोई 8.3 है कि नहीं। तो दे आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बस ये पहला ऑब्जर्वेशन लिखा। अब और क्या इसमें और बताता हूँ। जो 30 से पहले वाले हैं इस रेंज तक, उनका देख एनर्जी 8 से भी नीचे दिख रहा है। अरे ये लेवल से देख, इसका एनर्जी 8 से कम दिख रहा है ना इन सबका। हाँ, तो ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग के आसपास का ले सकते हो। और जो 170 से बाहर है उनका एनर्जी, ये वाला लाइन तेरा 8 मिलियन का है, समझ, इससे नीचे आ गए ना ये सब, तो इनका भी 8 से कम है ना। हाँ, तो एक और पॉइंट लिखो कि एटॉमिक नंबर जिनका 30 से कम है वो, और एटॉमिक नंबर जिनका 170 से ज़्यादा है वो सारे ऑलमोस्ट 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास घूम रहे हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, बस अपने को ऑब्जर्वेशन ही लिखना था। अब इन सारी चर्चाओं में सर ये ग्राफ तो पहले भी आप पढ़ा चुके हो, पहले भी ये सारा लिखवा चुके हो, नया क्या है? नया ये है कि ग्राफ में देख, जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है ना उसका मास कम है। गौर से देखो, इसका मास कितना है 56, इसका मास कितना है 238। अब इसका मास कम है ना, तो देख एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी कम है। तो ये इंपॉर्टेंट और धांसू लाइन है जो हमको लिखनी है बिना भूले। क्या लिखेंगे? लेस मास हैविंग हाई बाइंडिंग एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक अद्भुत चमत्कारिक प्रक्रिया है फिजिक्स की, इसमें उल्टा सीधा एक समान दिखेगा अपने को। देख दिखाता हूँ। आप कोई भी दो लाइट न्यूक्लियस ले लो, एक मिनट जाने दो। पहले आपको ये पता है बाइंडिंग एनर्जी एग्जैक्टली क्या है, किस वजह से पैदा होती है वो। फिर से एक बार समझाता हूँ आराम से, फिर ग्राफ में टूट पड़ते हैं। देख भाई, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब उस न्यूक्लियस को तोड़ने में जो चाहिए ना वो एनर्जी। सपोज मैं एक न्यूक्लियस लाया और उस पर लेबल लगा दिया कि इसका बाइंडिंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भैया, ले लो ले लो ले लो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ले लो। तो आपको लेबल पढ़ के क्या समझना है कि इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, इसके सारे पार्टिकल्स को निकालना है, तो इस कितना ताकत देना पड़ेगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब ये टूटेगा। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है। क्लियर है एकदम साफ कि उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज इट्स बाइंडिंग एनर्जी। डन। अब उसके अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट आई कहाँ से कि वो टूटने के लिए एनर्जी मांग रहा है, भाई मुझे एनर्जी दो तो मैं ही टूटूंगा। ऐसी रिक्वायरमेंट आई कहाँ से? मास डिफेक्ट। बहुत बढ़िया पढ़ाया था मैंने, आप लोगों ने बहुत, मतलब क्लास में मुझे भी बहुत किए थे, अच्छा भी बोला था बहुत सारे बच्चों ने कहा अरे हाँ सर मास डिफेक्ट, वो एप्पल वाला एग्जाम्पल, 10 एप्पल्स है ना। हाँ, तो पॉइंट ये है कि ये न्यूक्लियस मांग रहा है कि मुझे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो तो ही मैं टूटूंगा, तो ही मैं डिस्ट्रॉय होऊंगा। ऐसा रिक्वायरमेंट इसमें पैदा कहाँ से हो? क्योंकि इसने पहले घुमाया होगा, पहले इसने लॉस किया होगा, इसलिए अब ये मांग रहा है कि मुझे वापस दो तो मैं वापस जैसा था वैसा हो जाऊंगा। मैंने तो एनर्जी लॉस की है, मैं तो भी ऐसे टूटने वाला नहीं हूँ, मुझे ताकत दो, है ना।
उसने एनर्जी लॉस कब की थी? जब वो सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे थे, दे वर मेकिंग सम बॉन्ड, तब उन्होंने अपना मास लॉस किया था, मास डिफेक्ट हुआ था, वो मास एनर्जी बन के उड़ गया और ये लोग चिपक गए। मास की कमी की वजह से ये लोग चिपक गए। समझा कि नहीं समझा? तो अब ये लोग फिर से रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि भाई उतना एनर्जी वापस लाके दो तो हमारा वापस मास बने और हम लोग वापस फ्री हो जाएं। तो एनर्जी से मास, मास से एनर्जी बनता है। आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थियरी है, ये जो बोल रहा हूँ ना देसी भाषा में, ये आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थियरी है कि मास से एनर्जी बनता है, एनर्जी से मास बनता है। तो आपको पक्का पकड़ में आया कि किसी भी न्यूक्लियस पे लेबल कर दो कि इसका बाइंडिंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसका मतलब उसको तोड़ने में उतना एनर्जी चाहिए। अब तोड़ने में चाहिए तो ऐसा रिक्वायरमेंट पैदा कहाँ से हुआ कि इसको एनर्जी मिलेगा तो ही टूटेगा? क्योंकि वो जब जुड़ा था तब उसने घुमाया था, लॉस किया था, वो मांग रहा है कि अब मुझे वापस दो, है कि नहीं? तो मैं ये बोलूँ तेरे को कि एक मटेरियल है उसका बाइंडिंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरा मटेरियल है उसका 15 है, तो इनमें से किसने ज़्यादा लॉस किया होगा पहले? 15 वाले ने। जितना ज़्यादा लॉस किया उतना ज़्यादा मांगेगा वो, है कि नहीं? तो इन दोनों में से टाइट न्यूक्लियस कौन सा होगा? 15 वाला, क्योंकि उसने ज़्यादा लॉस किया था तो ज़्यादा मजबूती से पकड़ा होगा ना एक दूसरे को, तो ये ज़्यादा टाइट न्यूक्लियस है। समझो आप, है कि नहीं? है कि नहीं? पक्का? अब देख, इसमें से 2 लाइट न्यूक्लियस लेता हूँ मैं, 30 से कम वाला है, उसमें से 2 लाइट न्यूक्लियस लेता हूँ और इस रेंज का कोई न्यूक्लियस बनता है ना? समझना, बहुत खतरनाक प्रोसीजर है। मैंने कोई भी 2 उठाए, जैसे 25 एटॉमिक नंबर वाले 2 न्यूक्लियस उठाए, ठीक है, इन दोनों को मर्ज किया और बन गया 50 वाला। तो हुआ क्या इधर? जब ये 25 वाला था तब इस 8 वाले लेवल से नीचे था, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी कम था। अब ये कौन सी रेंज में आ गया? 8 वाली रेंज में। तो 2 लाइट न्यूक्लियस को कंबाइन करने से जो हैवी न्यूक्लियस बना उसका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया है, मतलब ये वाला सीन हो रहा है। अब बोलो इनमें से किसने लॉस ज़्यादा किया? ये 50 वाले ने, क्योंकि इसको चाहिए ज़्यादा, तो इसने लॉस किया। इसका मतलब जब ये दोनों जुड़ रहे थे और ये बन रहा था तब एनर्जी लॉस हुआ, वो एनर्जी कहाँ गया? बाहर निकला ना। तो एनर्जी एमिशन का एग्जाम्पल है ये, एनर्जी एमिट होता है। पता चला आपको कि जब 2 लाइट न्यूक्लियस कनेक्ट होता है तो जो हाई न्यूक्लियस बनता है उस पूरे प्रोसीजर में एनर्जी एमिट होता है। क्यों होता है? ये देसी समझ है इसकी, कि जब वो लाइट था तब उसका बाइंडिंग एनर्जी कम था, अब हैवी न्यूक्लियस बन गया है तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब इसने ज़्यादा घुमाया होगा बेचारे ने, घुमा के कहाँ गया होगा? निकला बाहर। 7 था और अचानक से 8 बन गया, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पे लॉस किया होगा, तो एमिट हुआ होगा ना, है कि नहीं? तो बहुत मस्त फिनोमिनन है, देसी भाषा में लिख सकते हैं इसको कि 2 लाइट न्यूक्लियस combine together and form a heavy nucleus. This is called fusion, nuclear fusion बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसमें एनर्जी क्या होता है? एमिट होता है, एनर्जी एमिट। क्लियर? अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, अपना ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब सुना मार्केट में, अभी 2-3 साल पहले नहीं, वो किसी कंट्री ने फोड़ा था हाइड्रोजन बॉम्ब, तो पूरे मीडिया में छा गया था। हम किसी का नाम नहीं बोल सकते क्योंकि इसका वीडियो भी बन रहा है, कोई केस ठोक देगा तो तुम्हारे सोम सर चक्कर काटते रह जाएंगे। नाम नहीं बोलना है। किसी कंट्री ने बॉम्ब का टेस्ट किया था, दैट हाइड्रोजन बॉम्ब, ये था उसका फॉर्मूला कि 2 लाइट न्यूक्लियस को। अच्छा, हाइड्रोजन बॉम्ब तो बहुत दूर की बात है, तेरे घर के सामने का एग्जाम्पल देता हूँ तेरे को, बिल्कुल तेरे पास में एकदम बगल में सनलाइट, सन तो हम सबको दिख रहा है, सन के अंदर यही सोर्स है एनर्जी का, यही प्रोसीजर हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम के लाइट न्यूक्लियस जुड़ के बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी को, जैसे ही जुड़ते हैं एनर्जी निकला, जैसे ही जुड़ा एनर्जी निकला। जुड़ने में टाइट होता है तो मास लॉस होता है ना, वो मास एनर्जी बन के बाहर आता है, उड़ता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब और सन का एनर्जी सोर्स, ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? अब इसका बिल्कुल रिवर्स देख भैया। अब जैसे मान ले तेरे पास यूरेनियम है 238 वाला, तूने उसको तोड़ा और 2 न्यूक्लियस बनाया, एक बन गया तेरा 138 और दूसरा बन गया तेरा 100। क्या लगता है इसमें एनर्जी एमिट होगा?
या नहीं होगा? गौर से देखना भैया, इसमें एनर्जी एमिट होगा कि नहीं होगा? गौर से देखो, मैं पानी पीता हूँ। हाँ, सोच के बताना आराम से, ये ग्राफ से चेक करके बताना। चेक करो ग्राफ, एनर्जी एमिट होगा कि नहीं। मैं तब तक चाय भी पी लेता हूँ। चाय आ गया है, थैंक यू कनु भाई। वीडियो पोज कर दो, लंबा हो जाएगा। चाय का देख ले, 8 और 6 के बीच में दिख रहा है कि नहीं? जब 238 था तो एनर्जी, तू वीडियो चालू कर दे, चाय छोड़। कर दिया ना? अरे यार, 238 था, चाय पी लेते, थोड़ा गर्म है, मामला भी गर्म है। ये ठंडा हो जाए उससे पहले समझा देता हूँ। जब ये 238 था भैया, तो 6 और 8 के बीच में था, एनर्जी कम था तो समझ ले 7 था। जब ये 138 और 100 हो गया तो इस रेंज के बीच में आ गया, इस रेंज के बीच में आया तो एनर्जी हो गया 8 के आसपास। अब बोलो एमिट हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ? सेम चीज हुई है, 7 से 8 पे पहुंचा है, ये भी 7 से 8 पे पहुंचा, एमिट होगा, एमिट होगा। समझा कि नहीं समझा? तो ये भी एनर्जी, इसको बोलते हैं फिशन, न्यूक्लियर फिशन। फ्यूजन तो ये हो गया ना, जुड़ना, ये तो तोड़ा है ना, तो फिशन होगा ना। हाँ, अच्छा ये भी है, अपन नहीं सुनते एटम बम? एटम बम में ये फॉर्मूला चलता है, एटम बम में ये फॉर्मूला चलता है। और ये सारे फॉर्मूले क्यों पॉसिबल हो पाए पता है? आइंस्टाइन बाबा का थियरी ऑफ रिलेटिविटी जब दुनिया को बताया ना उन्होंने कि मास से एनर्जी, एनर्जी से मास बनता है, तब फिर ये सब कुछ अच्छे से डिलीवर हो पाया एक्सपेरिमेंट्स में। आप बोलो अब यार, ये आप बोल रहे हो एनर्जी एमिट होता है, कहाँ से निकला एनर्जी? इसके अंदर कौन सा पावर हाउस लगा हुआ था? कहाँ से आई ये एनर्जी? उसने अपना मास तोड़ा, अपने मास को लॉस किया। पहले 100 ग्राम का था, अब 90 ग्राम का हो गया, 10 ग्राम चला गया, सडनली पता नहीं कहाँ गया, तो वो एनर्जी बन के उड़ा। तो मास एनर्जी, एनर्जी मास का कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर? अब चाय पी लेते हैं, बढ़िया हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी समझ में आया। अब हम लोग तुरंत यूरेनियम का फिशन समझ। देखो अब यहाँ से आपकी टेक्स्ट बुक में 2 चीज़ें हैं। फिशन पे पूरा टॉपिक है जिसमें न्यूक्लियर फिशन और रिएक्टर है, फिर ये है फ्यूजन। लेकिन फ्यूजन रिड्यूस सिलेबस की वजह से कट हो गया है, तो आपको सीखने नहीं मिलेगा इस क्लास में। हालांकि केमिकल रिएक्शंस बहुत धांसू है उसमें, पूरा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और सब मस्त समझ है। तो देखो कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे पूरा ज्ञान चाहिए, तो क्लासरूम में नहीं दे सकता अब, क्योंकि लिमिट आ गई पढ़ाने की। लॉबी में बाहर आप मुझसे मिल सकते हो, मुझे फ्यूजन बहुत अच्छे से आता है, आराम से आपको नोटबुक में सिखा दूंगा। लेकिन अभी रिड्यूस सिलेबस में ये नहीं है। फिर भी आपको जानना है कि सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, अभी कहाँ से इतनी आग पैदा कर रहा है सूर्य, तो ये सीखना जरूर, एटलीस्ट पढ़ लेना टेक्स्ट बुक में से एक बार अपने ज्ञान के लिए। ठीक है, अब चाय पियेंगे फाइनली भाई, चलो ओके बच्चा पार्टी। अब एक दांसू क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन नहीं मेरी दर्द भरी दास्तान है। केमिस्ट्री कूट कूट के भरा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन का नाम ही दे देते, केमिस्ट्री इन्फिनाइट। खौफ ऑफ केमिस्ट्री, खौफ ऑफ केमिस्ट्री। शुक्र मानो भगवान का मुझे केमिस्ट्री का स्पेलिंग तो पक्का याद है, 12वीं में तो वो भी याद नहीं था। खौफ ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिशन, इस नाम से क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, इस नाम से अपने सिर्फ जहन में आता है। अरे 2 जगह आता है क्वेश्चन, एक एग्जाम में आता है और दूसरा अपने जहन में आता है। तो इस नाम से जहन में आता है, इस नाम से एग्जाम में आता है, न्यूक्लियर फिशन। समझो आप, जैसे यूरेनियम है, एक मिनट, न्यूक्लियर फिशन कब होता है पता है? जब हैवी न्यूक्लियस पे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मारा ना कुछ, तो पार्टिकल उसके अंदर घुस जाता है। पार्टिकल के अंदर घुसने से वो न्यूक्लियस है ना अनस्टेबल हो जाता है, फिर स्टेबिलिटी वापस लाने के चक्कर में वो फट जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। ये बहुत देसी भाषा में समझाया, हम लोग समझ नहीं तो आए हो ना। सर अभी बुक का लाइन टू लाइन बोलूंगा तो ना समझ में आएगा ना रटा जाएगा, इससे बेटर है कुछ समझ लेके जाओ। जब हैवी न्यूक्लियस पे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मारा सीधा अंदर, ये अब अनस्टेबल हो गया, ये क्या आ गया, अभी अंदर क्या आ गया, तो स्टेबल होने के चक्कर में फट गया, तो 2 न्यूक्लियस नया बनता है। ठीक है, अभी जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स हैं उसमें न्यूट्रॉन भी हो सकता है,
आप प्रोटॉन भी ले सकते हो, आप अल्फा भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो आप? एज अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, एज अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल यू कैन टेक अल्फा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑल्सो। बट इन सब में बेस्ट कौन सा है? न्यूट्रॉन। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि न्यूट्रल है, इस पर चार्ज नहीं है, तो कहीं डिविएट नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव से, और काम हो जाता है अपना। समझा? जैसे प्रोटॉन मारोगे आप तो प्रोटॉन को तकलीफ पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस खुद पूरा पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव जाएगा तो रिपल्सन में ज़्यादा ताकत लगेगी, एनर्जी वेस्ट होगा, जाने दे। इससे न्यूट्रॉन इसलिए बेस्ट है। ठीक है, अब सुन, इस थियरी के बाहर निकल के एक बात बताता हूँ। रुदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने गाइगर मार्शडन को बोला था ना कि गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट करो, तो गाइगर मार्शडन ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को मारा था, राइट। फिर रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस को इमेजिन किया था कि न्यूक्लियस नाम की कोई चीज़ है। वो सारे एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया था प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के तौर पे। तो रुदरफोर्ड ने कौन सा लिया था? इलेक्ट्रॉन, जो आज इस लिस्ट में मैंने दिया ही नहीं है। समझा? लेकिन रुदरफोर्ड अचानक से क्यों याद आया मुझे? क्योंकि हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये सारी कल्पनाएं क्यों साकार हो पाई? जैसे आइंस्टाइन के मास एनर्जी से साकार हो पाई, तो रुदरफोर्ड का भी इक्वली कंट्रीब्यूशन है ना। न्यूक्लियस नाम की कोई चीज है, उसका इमेजिनेशन तो उन्होंने किया था, फिर एग्जिस्टेंस भी उन्होंने ही बताया था ना, कि नहीं बताया था? इसलिए रुदरफोर्ड अचानक से याद आ गए। रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा पार्टिकल लिया था? इलेक्ट्रॉन। इस बात को जाने दो, वापस न्यूक्लियस की मैटर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो, न्यूट्रॉन इज द बेस्ट पार्टिकल। अब इस न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे मारा, यूरेनियम के अंदर गया, यूरेनियम अनस्टेबल हुआ, फटा, दो नया न्यूक्लियस बना। वो नया न्यूक्लियस क्या बनेगा ये डेफिनेट नहीं है, कुछ भी बन सकता है। डिपेंड कि न्यूट्रॉन क्या स्पीड से गया है, न्यूट्रॉन ने अंदर जाके क्या किया है, उस हिसाब से टूटेगा। समझा? तो तीन एग्जाम्पल देता हूँ कि यूरेनियम के डिस्ट्रॉय होने से क्या नया न्यूक्लियस बनता है। 3 एग्जाम्पल्स वी हैव। चलो, जैसे आपने यूरेनियम लिया, यूरेनियम क्या होता है? 92 235, उस पर एक न्यूट्रॉन डाला आपने, तो न्यूट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा, 0n1 नाम से बोलते हैं, न्यूट्रॉन का सिंबल यही है। अब न्यूट्रॉन इसके अंदर घुसा तो अब नया प्रोडक्ट क्या बना? 92 236, यही ना? अरे 0 + 92 इट इज़ ऑलरेडी 92, बट 1 + 235 मीन्स 236, ये नया प्रोडक्ट बना। फिर ये फटेगा तो दो नया प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा अभी याद नहीं है, जाने दो। अरे याद है, लिखते आराम से, देख पहले ये सारे इक्वेशन ले लो, फिर एक और इक्वेशन बताऊंगा आपको, उसमें भी सेम टू सेम आप न्यूट्रॉन डालोगे अंदर तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 92 236 बनेगा। फिर वो फटेगा तो दो नया बनेगा। फिर एक और इक्वेशन देखेंगे, उसमें भी आप यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन डालोगे तो प्रोडक्ट बनेगा 236, फिर फटेगा तो दो नया बनेगा। अब ये जो नया बनेगा ना, इसमें हालत बहुत टाइट हो जाती है दोस्त मेरी। एज ए स्टूडेंट मेरा केमिस्ट्री जब पढ़ता था 12वीं में तो नहीं इतना खास था, मतलब खास इसलिए, रुक पहले नाम लिख देता हूँ, नहीं पहले बताता हूँ। खास इसलिए नहीं था कि इंटरेस्ट नहीं था। मैंने ऐसा नहीं बोला कि केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट था। बहुत से बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री में चैंपियन होते हैं। 12th के बाद बीएससी के बाद एमएससी करने में केमिस्ट्री वाले बच्चे मैक्सिमम होते हैं। ज़्यादातर बच्चे एमएससी कर जाते हैं केमिस्ट्री से, फिजिक्स से नहीं कर पाते। बहुत कम बच्चे फिजिक्स से एमएससी कर पाते हैं। इट मीन्स फिजिक्स टफ है। लेकिन मुझे केमिस्ट्री का खौफ था क्योंकि इंटरेस्ट फिजिक्स में और मैथ्स में था ना, तो केमिस्ट्री को टाइम ही नहीं दिया कभी। और जब टाइम नहीं दिया तो धीमे धीमे वो अपने लिए टफ बनता गया। तो आप भी ये मत समझो केमिस्ट्री टफ है, आपने उसको टाइम नहीं दिया तो आपके लिए टफ है। टाइम दो तो ईजी लगेगा। ठीक है, चलो अब बताता हूँ क्या न्यूक्लियस बन रहे हैं यहाँ पे बनता है बेरियम क्रिप्टन, फिर यहाँ पे बन सकता है SbNb, यहाँ पे बन सकता है जेनॉन स्ट्रोंशियम। Sb मतलब एंटीमनी, ये Nb क्या होता है? नोबिलियम ऐसा कुछ हाँ होता है। अब यहाँ तक तो मामला अपने कंट्रोल में है, सर रट्टा मार लेंगे, BaKr SbNb जेनॉन Sr, इतना तो रट्टा मार सकते हैं सर। अब मामला आगे से गड़बड़ाता है, जिसने पीरियडिक टेबल नहीं किया है वो फंसता है। मैंने भी नहीं किया था 12वीं में, 11वीं 12वीं 2 साल पढ़ के गया, कॉलेज में आए तो पता चला कि पीरियडिक टेबल नाम की कोई चीज़ आती थी जो कभी देखी नहीं मैंने।
पता नहीं किस के भरोसे पास हो गया केमिस्ट्री में, समझो। तो पीरियडिक टेबल अपने को याद नहीं है तो अपन यहाँ पे फंसे ही फंसे, क्योंकि अभी इन सब के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखने पड़ेंगे आपको। तो देखो, जिसको याद है वो लिख लेगा, बात खत्म। जिसको नहीं याद है वो मेरी तरह कुछ सोचो। देखो हमारे टाइम भी ये 12th में था, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन सब था। शायद ये न्यूक्लियस अलग थे हमारे, ये जो बन रहे थे प्रोडक्ट वो प्लूटोनियम, पीबी, लेड, ये सब था कुछ। तो मैंने कैसे रट्टा मारा था, देखो 56 36, ये रट्टा मार रहा हूं मैं। जिस बच्चे को पीरियडिक टेबल आता है और ये सारे नंबर आते हैं उसकी तो जय जयकार है, वो महान है, उसकी हम बात ही नहीं करते। धन्य हो प्रभु, आप कहाँ से इतना याद रख लेते हो। लेकिन जो बच्चे मेरे जैसे हैं जिनको नहीं याद रहता ये सब, उनके लिए थोड़ा रट्टा मार रहे अपन। 56 36, 51 41, 54 38। यहाँ पे सिर्फ एक पैटर्न नहीं बना, लेकिन याद रह गया, ये याद रहेगा कि एक जगह पे पैटर्न नहीं बन रहा है, वहाँ पे 8 आता है। देखो यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है, 56 36, 51 41, तो 54 34 होना चाहिए था ना, इसकी क्या आ गया 38। तो जो पैटर्न नहीं बन रहा है वो स्पेशली याद रह जाता है। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं ना? चलो बोलो 56, पहले एक बार मैं देखो मुझे अच्छे से रटा कि नहीं। 56 36, 51 41, 54 38। ढोलक नहीं बजाना है साथ में, संगीत क्लास नहीं चल रहा इधर, लड़की होकर ढोलक बजा रही है क्लास में। एक बार फिर से 56 36, 51 41। वाह उस्ताद वाह, बजा ले। चलो आप लोगों को याद रह गया। अब आप लोग बोलोगे, चलो दिख नहीं रहा ना कहीं से, बोलो। कौन क्या बोल रहा है, साला खुद को ही नहीं पता चल रहा है। तुम खुद भी अंदाज नहीं लगा सकते कि तुम 4 बोल रहे हो कि 5 बोल रहे हो, ये तरीका है। और आपको पहले भी बोला था, ऐसे गैंग में मत बोला करो, क्योंकि मैंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस बैच में से किसी न किसी बच्चे को धोया होगा, डांटा होगा, कचरा किया होगा। वो बच्चा मन में दबा के बैठता है कि मेरा भी एक दिन मौका आएगा ना तब सुना दूंगा। तो जब ऐसे आप एक साथ बोलते हो ना, तो वो बच्चा बोल गया होगा पीछे, मुझे सुना ही नहीं दिया, लेकिन वो तो खुश हो गया कि आज तो इस टकले को सुना दिया अपन। समझो, तो ऐसे साथ में इतना लाउडली मत बोला करो। और मैं, आपने मास्क पहना है तो आपका लिपसिंग भी नहीं पता चल रहा है मेरे को, वरना तो पकड़ लूं, अरे तू बोला आजा, लेकिन मास्क पहना है आप लोगों ने, सही में पकड़ सकता हूँ, आपके लिपसिंग से पकड़ सकता हूँ कि आप मुझे टकला बोल रहे हो कि सर बोल रहे हो। लेकिन एक टकले टीचर की बद्दुआ नहीं लेना कभी दोस्त, एक दिन आएगा तुम्हारे भी बाल झड़ेंगे। ठीक है, जाने दो, किसी को बद्दुआ नहीं था तो भगवान करे आपके बाल हमेशा ऐसे ही रहें और मेरे भी वापस आ जाए तो मजा आ जाए हम सबको। ठीक है, ए चल रहे, अब टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, कम। 56 36, 34 54 38, 56 36 51 41 54 38। हो गया रट्टा? ठीक है, चलो अब बाकी का भी तो बाकी है भैया, खत्म थोड़ी हुआ है। अब देखो, मेरा कांटेक्ट नंबर सब बच्चों को शायद याद होगा, तो मैसेज कहाँ से, अच्छा ये तो हम भूल गए, बेसिक सा ज्ञान है कि हम मैसेज जिसको रोज करते हैं उसका नंबर हमको याद नहीं होता है, क्योंकि तो सेव होता है ना फोन में। हाँ देख, मेरा नंबर 9998428699, ठीक है, लेकिन ये पहले 5 डिजिट इधर काम आएंगे तेरे आज। सोहम सर जितना काम में आते हैं ना, उतना उनका फोन नंबर भी काम में आता है बे। देख बताता हूँ, 999, ये 39 हो गए, 999884। बोला ना सोहम सर काम में आते हैं, उनका फोन नंबर भी काम में आता है। वो पिक्चर में नहीं डायलॉग है कि पुलिस वाले की वर्दी भी काम आती है, तो 99984 यहाँ पे एक रह गया सिर्फ। अब उधर मेरा नंबर काम नहीं आएगा, इधर लॉजिक काम आएगा, 9 लगा दो, खत्म। इसको रेड करता हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे 9 लगाना है। ओके, अब यहाँ पर 144 133 और 140, बात खत्म। अब इतना तो हेल्प किया है, बाकी का आप रटो खुद। ए रट्टम पट्टी का एक बेसिक नियम है, जब रटा ना तो तुरंत मिटा के एक बार फिर प्रैक्टिस करो, भरोसा मत करो अपने आप पे।
दूसरी सेकंड में भूल सकते हो। तो चलो फिर से करते एक बार। 56, 36, 51, फिर मेरा नंबर 99984। हाँ यहाँ पे क्या था 9, वेरी गुड। अब ये वाला तो जल्दी में किया था सर, मेरे को याद है। हाँ गुड बच्चा, गुड बच्चा, चलो याद रह गया। अब थोड़ा और एक दो बार घर पे एक दो बार क्या 10-20 बार लिख डालना, तो एग्जाम तक याद रहेगा, वरना हर दूसरे दिन निकालना पड़ेगा नोट्स। अरे क्या था यार 54 था, 94 था, क्या था। तो आज ही घर जाओ 10-20 बार इसको लिख डालो बिना देखे। अच्छा एक और गड़बड़ हो सकता है, ये नंबरिंग सब याद करते हैं, बहुत बार ये नाम भूल जाते हैं एलिमेंट। यहाँ पे क्या था यार, बच्चा जाएगा एग्जाम में, देख जोश जोश में लिख डालेगा 56, 36, 54, 30, सॉरी 51, 41, 54, 38, 144, 133, 140, 99, 999, 849। क्या बात है, हो गया। अब सलाम क्या लिखे आगे। तो बी अवेयर ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट ऑफ माइंड, ये आपको रखने हैं याद भैया, ये तो याद रह गए। दूसरी लाइन में एस बी एन बी, दोनों बी बी वाले हैं। ये जेनॉन स्ट्रोंसियम, ये बेकार हो गया देख, अरे याद रहेगा ना, बेकार, बी ए के आर, बेरियम क्रिप्टन, बेकार, खत्म। ये भाई सारे फंडे हैं, हर बच्चे का रटने का फंडा अलग होता है। मैं 12वीं में था तब केमिस्ट्री के इक्वेशंस को ऐसे फंडों से रटता था, कुछ अलग अलग कर करके, ताकि याद रहे, एग्जाम तक याद रहे, फिर एग्जाम के बाद जाए कहीं जाना है उसको, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है याद रखने में। ओके ठीक है, चलो अब इसमें एक और चीज रह गई। फिशन प्रोसेस में न्यूट्रॉन भी पैदा होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन भी निकलते बाहर, उसका क्या नंबर है। तो न्यूट्रॉन का नंबर भी रटा हुआ था 342। इसका मतलब ये नहीं कि 342 न्यूट्रॉन निकलते हैं अंदर से, इतने तो अंदर भी नहीं है भैया, अंदर टोटल मिला के 236 है। 342 का फंडा क्या है, 342, मतलब यदि बेरियम और क्रिप्टन बना तो उसके साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकलेंगे बाहर, तभी देखो आपका इक्वेशन बैलेंस करेगा। देखो 144, 89 और 1 करोगे तब जाके ये बनेगा 236, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। अरे केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंस नाम की कोई चीज है, संतुलन किया ही नहीं सर, सीधा रटा है अपन ने, तो संतुलन वंतुलन कुछ देखा ही नहीं। क्या होता है संतुलन साहब, कहां से लाए आप ढूंढ के। बैलेंसिंग इक्वेशन, अब मारो टोटल, देखो चल इसका टोटल लगा दे, 133, ये 100, अभी 4 है, हाँ हाँ 4 टाइम्स, भाई आता है, इतना केमिस्ट्री आता है। ठीक है चलो हो गया। अब यहाँ पे एक और है एनर्जी, उसका छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देख भाई शांति से सुनना, टेंशन वाली बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी का एटॉमिक नंबर 240 है, कोई एलिमेंट ले आए आप, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 240। जब वो टूटता है तो मान के चलते हैं कि 2 इक्वल न्यूक्लियस बने 120 के, ठीक है। जब ये 240 की रेंज में था, उसका एनर्जी था 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था ये। जब वो इस टाइप का बना तो दोनों का मिलके बनता है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो क्या हुआ इधर, एनर्जी एमिट हुआ ना, पहले 7.6 था, अब 8.5 हो गया, मतलब और भी एनर्जी बाहर से निकला, इसलिए अब ये ज़्यादा मांग रहा है कि अब मुझे तोड़ने के लिए 8.5 चाहिए आपको, मतलब एनर्जी और भी लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ देखो, 8.5 माइनस 7.6, इट इज पॉइंट। क्या फास्ट कैलकुलेशन है यार, सुपर कंप्यूटर, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका एनर्जी पता है, एक न्यूक्लियन का, किसका, एक, अरे EBN है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक कण को उखाड़ने का एनर्जी है, एक कण उखड़ता है तो ये एनर्जी चाहिए होता है। अब इसमें टोटल कितने पार्टिकल थे 240, तो इंटू 240 कर, तेरा आंसर वेरी क्लोज टू 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में मोर देन 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट होता है, समझा कि नहीं, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी। आप 1 किलो कोयला जलाओ, कोयले में न्यूक्लियर प्रोसेस नहीं होता है, कोयला जलाते हैं या अपन वुडन लकड़ी को जलाते हैं तो वो केमिकल प्रोसेस होता है।
केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी पैदा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी में, और न्यूक्लियर प्रोसेस जब होता है यूरेनियम का और ये, तब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁶ टाइम्स ज़्यादा होता है। तो 1 kg कोयला जलाओ या 1 kg यूरेनियम जलाओ, कितना फर्क आ जाएगा पता है? 10⁶ जितना, इतना फर्क आ जाता है एनर्जी एमिट होने में, क्योंकि वो केमिकल प्रक्रिया है, बाहर से हो रही है, ये न्यूक्लियर प्रोसेस है, अंदर से हो रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी देता है। क्लियर? तो अभी मेरा पूरा प्रेजेंटेशन खत्म। न्यूक्लियर फिशन पे कुछ याद आएगा तो फिर अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ये इक्वेशंस आप पकड़ के रखना भैया, इतना तो सबको याद रह गया होगा, एक ही एक है। 235 से 236 बना, 235 से 236, 235 से 236, जो है पंगा यहीं पर है। 10-20 बार प्रैक्टिस करना। अगले लेक्चर में वेरी स्ट्रिक्ट नोट, डरने का, आई एम वेरी टफ टीचर, फोड़ देता हूँ बच्चों को। अगले लेक्चर में कोई भी बच्चा है, जैसे मैं क्लास में आता हूँ बोलूँगा लिखने लग चल, ये सारा रिएक्शंस तीनों बिना देखे वो बच्चा इमीडिएट विदिन 1 मिनट में लिखेगा। कितना? ज़्यादा हो गया, 40 सेकंड्स में लिखेगा। कितना? टाइमर लेके आता, ओए अभी कोई बोला ना 30 कर दूंगा, किसको 40 सेकंड्स कम पड़ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। 40 सेकंड किसको कम पड़ रहा है? 40 सेकंड में लिखोगे, इतना प्रैक्टिस कर लो घर पे कि यहाँ पे आते ही 5 सेकंड में लिख के मुंह पे मारो, लो सर। व्हाट अ ग्रेट आइडिया सर, लिख के लाएंगे, जैसे ही आप बोलोगे ना सर 1 सेकंड ये लो। अबे पांचू। और जो बच्चा ये परफॉर्म नहीं कर पाया उसको अगले लेक्चर में प्रेम से, मोहब्बत से, प्यार से सीधा मारता वारता नहीं हूं मैं यार, सीधा पकड़ के बाहर बिठा दूंगा, अगला लेक्चर नहीं भरने दूंगा। ठीक है? इसको धमकी समझ के लेना। ओके।